आज जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें भारत बांग्लादेश संबंध जो है उसमें पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव भारत बांग्लादेश के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा, एक तो ये देखेंगे। लेकिन प्रश्न का जो मुख्य भाग है वह पूछता है कि तीस्ता नदी जल विवाद क्या है। ठीक है, तो देखिए तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं उसके दरमियान एक समझिए कि बहुत बड़ा संबंधों के निर्माण करने में एक बड़ी बाधा है। बाधा इस मामले में है कि यहाँ जब आप बांग्लादेश में जाएंगे तो शेख हसीना की सरकार है, तो शेख हसीना की सरकार बहुत ही परेशान रहती है इस बात को लेकर कि जो घरेलू राजनीति होती है वो ये कहती है कि भारत के हाथों अपने विदेश नीति को क्या किया है, शेख हसीना ने गिरवी रख दिया। ठीक है, वहाँ पर दो सरकार है, देखिए भारत बांग्लादेश, ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं तीस्ता जल विवाद, तीस्ता विवाद। इसमें यदि देखा जाए तो कई समस्याएं हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, चाहे सीमा के उस पार या सीमा के इस पार, दोनों तरफ का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो हमेशा हावी रहता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे हावी रहता है, और यही कारण है कि ये समझौता नहीं हो पा। पहला, यदि बांग्लादेश तरफ देखा जाए तो मैंने बहुत पहले इसमें बताया भी था कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के हिसाब से भारत और बांग्लादेश का संबंध निर्धारित होता है। जैसे यहाँ पे दो दल हुआ करते हैं, ठीक है, पहला का नाम क्या है, अवामी लीग। ठीक है, जो लोग एकदम नए हैं उनके लिए है कि थोड़ा समझ लीजिए कि मामला क्या है, तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं है कि ये मामला होता क्या है वहाँ पर। अवामी लीग, और दूसरा जो दल है वह जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP, है ना। इसमें जो अवामी लीग है इसका नेतृत्व कौन करता है, शेख हसीना, मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। याद होगा कि यही मुजीबुर रहमान हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से, कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो जाना जाता था, वर्तमान में जो है उसी को जो है हम लोग अब जो है बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो अवामी लीग की जो नेता है उनका नाम है शेख हसीना, और BNP की जो लीडर हैं वह जो है बेगम खालिदा जिया। संयोग ये रहता है कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स इस प्रकार से है कि एक बार कभी बांग्लादेश नेशनल पार्टी या खालिदा की सरकार बनती है और दूसरे बार में हसीना की सरकार बनती है। मतलब दो ही महिलाएं जो है पूरे बांग्लादेश को जो है घुमा रही हैं। ठीक है, तो इनके बात होता यह है कि एक के पिता बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नेता हैं, राष्ट्रपिता हैं वहाँ के। लेकिन मुजीबुर रहमान जब देश को स्वतंत्रता दिलाए थे तो ठीक उसी समय कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहाँ के एक मिलिट्री के मिडिल रेंज के एक अधिकारी हुआ करते थे, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान माना जाता है कि वहाँ पर एक रिवोल्ट किया गया मिलिट्री के द्वारा, सैन्य तख्ता पलट किया गया, और उस तख्ता पलट में क्या कर दिया गया कि मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। और उस मुजीबुर रहमान को मारने में जिनका नाम आया वह थे जियाउर रहमान, और जियाउर रहमान इनके हस्बैंड है खालिदा जिया के। तो एक तरफ से इनके पिता को मारने वाले व्यक्ति में इनके पति का नाम है, तो दोनों में एक राइवलरी, एक पर्सनल राइवलरी भी है, और दूसरा दो विपक्षी दल होने के नाते जो राजनीतिक नेतृत्व के लिए जो आपाधापी रहता है कि हम प्राप्त करें वह भी होता है। माना जाता है कि यह जो सरकार है BNP की जो सरकार है बांग्लादेश में, जब खालिदा जिया आती हैं तो जो नेतृत्व बनता है उसमें होता यह है कि इसमें जो कट्टरपंथी तत्व होते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी जो तत्व होते हैं, उनका जो है सहयोग से ये सरकार बनाती हैं। ठीक है, जैसे जमीयत इस्लामी, ठीक है, उसके ये इनके जो क्या थे, इनके सहयोगी दलों में से शामिल हैं, जिनको वर्तमान में देखिए कि युद्ध अपराधों में उनके नेता को भी फांसी पे इन्होंने चढ़ाया है, बेगम खालिदा जिया ने। तो और दूसरा इनकी जो सरकार होती है शेख हसीना के, शेख हसीना बहुत दिनों तक भारत में पढ़ाई भी की है, रही भी हैं, और माना जाता है कि जब ऐसी स्थिति आ गई थी कि शेख हसीना के पूरे परिवार को गिन चुन कर जो है बांग्लादेश जो नेशनल गार्ड है उसने मार दिया था, तो उसमें खालिदा जिया को जो बचाने में सबसे बड़ा रोल था, वो विदेश में उस समय पढ़ रही थी, भारत ने अनेक तरह से अलग अलग तरह से असिस्ट करके इनके जान की सुरक्षा की। ठीक है, तो एक स्वाभाविक प्रेम जो होता है, भारत इस मुक्ति संग्राम में इनके पिता का सहायता किया था, तो बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। तो एक दूसरा जो सहयोग का बिंदु है वो
तो यदि दोनों तरफ से देखा जाए तो ये दिखाई देता है कि यदि खालिदा जिया की सरकार वहां बनती है तो स्वतः ही भारत से रिश्ते स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के अच्छे हो जाते हैं, और खालिदा जिया से जब वहां सरकार आती है तो संबंध क्या हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, यदि शेख हसीना की सरकार वहां है और यदि भारत के साथ कोई समझौता वो करना चाहती है और वो समझौता बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और किसी भी कारण से वो समझौता ना हो पा रहा, तो घरेलू राजनीति में क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शेख हसीना एक तरफा देती हैं लेकिन उसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं कर पाती, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में औचित्यपूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति चलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या वैदेशिक संबंध हो, वो दोनों निर्धारित होते हैं कि आप कितना दिए और हम कितना लिए, हम कितना दिए और आप कितना लिए, मतलब लेन देन पर। राष्ट्रीय हित इस आधार पर होते हैं कि मेरे राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने में आपने कितनी सहायता की और आपके राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने में मैंने कितनी सहायता की। दो ही आधार पर, यदि ये दो आधार जब भी बने रहेंगे तो समझिए कि आपके वैदेशिक संबंध उस देश से बहुत बेहतर रहेंगे। और जब भी एक तरफा होने लगेगा या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर हितों के विरुद्ध कार्य करने लगे तो काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। यही मामला तीस्ता विवाद के भी संदर्भ में देखा जा सकता है। तीस्ता नदी जो है, ये मामला समझ में आया ना, घरेलू पॉलिटिक्स। देखिए, तीस्ता विवाद को थोड़ा देखें। भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग छोटी और बड़ी नदियों को देखा जाए तो लगभग 54 नदियां, 54 छोटी और बड़ी रिवर जो हैं क्रॉस बॉर्डर करती हैं, मतलब बांग्लादेश और भारत में साझा अपने जल को प्रवाहित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो नदियां होती हैं उनका अपना एक महत्व होता है, चाहे वह जल विद्युत के उत्पादन में होता हो, चाहे वह पेयजल के रूप में होता हो। और संयोग से देखा जाए तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वह भी गंगा के डेल्टा में पड़ता है और बांग्लादेश जो है वह भी गंगा के डेल्टा में पड़ता है। और यदि कोई क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र या किसी भी नदी के जो दुआब में पड़ेगा तो उसकी उर्वरता कैसी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ का इकोनॉमी जो है वो अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ की आजीविका जो होगी, बहुत बड़ी समुदाय का, बहुत बड़ी जनसंख्या का आजीविका उस नदी पर आधारित होगा। यदि नदी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या पैदा होती है तो इसका मतलब सीधा सीधा उन लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा, और यदि जीवन पर असर पड़ा तो वह सीधा सीधा वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि यदि देखा जाए तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, ठीक है, सिक्किम में पानहुरी ग्लेशियर एक है, सिक्किम से निकलती है। और यह जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न एरिया है, उत्तरी भाग, वहाँ से बहते हुए वह जो है ब्रह्मपुत्र नदी में, और जमुना कहा जाता है, जब गंगा जमुना मिलती है तो वो जमुना में जाके सीधा मिल जाती है और बांग्लादेश में प्रभावित होते हुए निकल जाती है। तो इसका मतलब है कि ये दो क्षेत्र से गुजरेगा, एक जो है नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल से, मतलब उत्तरी पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, लगभग 6 जिले प्रभावित होते हैं, लगभग आधे दर्जन जिले इससे प्रभावित होते हैं, मतलब इस पर निर्भर हुआ करते हैं, चाहे सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए। और ये सीधा सीधा यही नदी जब बह के बांग्लादेश में जाती है तो रंगपुर एक क्षेत्र है, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है बांग्लादेश का, यह धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा कि धान की खेती कभी भी होगी, कभी भी किसी भी स्थिति में होगी तो वह तभी हो सकती है जबकि वहाँ पर्याप्त जल की आपूर्ति हो। बिना जल की आपूर्ति की कभी भी धान की खेती संभव नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि रंगपुर क्षेत्र को जीवित रखना है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी को यदि आत्मनिर्भर बनाए रखना है, कृषि वहाँ बचाए रखना है, आजीविका बचाना है, तो तीस्ता नदी का फ्लो जो होना चाहिए फुल कैपेसिटी में बांग्लादेश तक पहुँचना चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि जो बांग्लादेश मांग कर रहा है कि इस तरह से नदी जल का समझौता किया जाए कि जितना हिस्सा आपके पास है उतना ही जल का प्रवाह हमारे पास भी है। जैसा कि वो एग्जाम्पल देता है कि जैसा कि 1996 में गंगा जल समझौता आपने किया था, गंगा जल समझौता में हमने आधा आधा विभाजित कर दिया था, बहुत दिनों तक वो भी विवाद चला था, लेकिन उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग थी और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम संबंधों को सुधारने के लिए यदि रियायत देनी पड़ी, जो कि कल मैंने बताया था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की तरफ यदि एक तरफा रियायत भी देनी पड़ी तो हम क्या करेंगे, उस रियायत को देंगे। उसी के तहत हमने कर लिया। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार चाहती है, भारत सरकार में भी अब 2 मामले फंस रहे हैं। एक जो है भारत में 2 मामले फंस रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार, ठीक है,
और दूसरा वेस्ट बंगाल राज्य सरकार। ठीक है, वेस्ट बंगाल राज्य सरकार यह चाहती है, खास करके अभी वर्तमान में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुश्री ममता बनर्जी का कहना है कि यदि तुमने जल दे दिया तो जो बंगाल का जो उत्तरी भाग है तुम उसको रेगिस्तान बनाने की तरफ ले जाओगे, यदि जल को आधा आधा हमने दे दिया तो। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न 6 जिले हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह से तीस्ता नदी पे आधारित हैं। और यदि वेस्ट बंगाल ना दे तो बांग्लादेश सेम यही लॉजिक देता है कि यदि तुम नहीं दोगे तो रंगपुर का जो क्षेत्र है वो बर्बाद हो जाएगा और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है सीधा सीधा इससे प्रभावित होगी। तो क्या ऐसे में हमारे संबंध रखने उचित होंगे जब तुम हमारे हितों को ही साधित नहीं कर पाते हो? तो भारत की जो केंद्र सरकार है वह चाहती है कि तीस्ता नदी जल समझौते को यथाशीघ्र कर दिया जाए। यदि जरूरत पड़ी कि थोड़ी रियायत दे दी जाए तो रियायत देने के लिए भी केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार कह रही है कि वो कभी संभव नहीं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को चाहे तो केंद्र सरकार एक तरफा लागू कर सकती है और राज्य सरकार उसको मानने के लिए क्या है, भारतीय संविधान कहता है कि बाध्य है। लेकिन यदि नहीं कर रही है तो वर्तमान में जो राज्यों का महत्व है वो बढ़ रहा है। दूसरा बात कि केंद्र सरकार यह नहीं चाहती है कि दो दल वहां पे अलग अलग हैं कि यह राज्य सरकार यह बोले कि इन्होंने जो है राज्य की जनता के हितों के विरुद्ध जाकर समझौता किया। और तीसरी बात कि सहकारी संघवाद का एक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम जो है कोई भी निर्णय लें और ऐसा निर्णय जिसमें कि राज्य प्रभावित होते हैं। यदि राज्य प्रभावित होते हैं तो यह आवश्यक है कि हम राज्यों से भी परामर्श लें, उनको भी विचार प्रक्रिया में शामिल करें, उनके भी विचारों को महत्व दें और तभी किसी समझौते करें ताकि वह लॉन्ग लास्टिंग हो, दीर्घावधिपूर्ण हो। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अभी पिछले साल शेख हसीना आई थी यहाँ पे यात्रा पे, तो हम लोगों ने केंद्र सरकार लगभग तैयार थी कि तीस्ता नदी जल समझौते को विवाद को सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी केवल नाश्ता की, खाना खाई और वहाँ से निकल ली। उन्होंने बोला कि भाई हम अभी तीस्ता पे किसी भी तरह का समझौता करना भी संभव नहीं। यही कारण है कि यह मामला फंस गया। तो दो बातें, तीस्ता नदी निकलती कहाँ से है, दूसरा वेस्ट बंगाल के लिए इसका क्या महत्व है, तीसरा बांग्लादेश के लिए इसका क्या महत्व है, और चौथा विवाद के कारण क्या क्या हैं। यह इस पूरे मामले में सेगमेंट समझ में आया। एक मामला और समझते हैं कि क्या इससे पहले तीस्ता नदी से लेकर कोई संबंधित कोई समझौता हुआ है। यदि तीस्ता नदी के जल के समझौते को देखा जाए तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक जो है 1983 में हुआ था। 1983 में यहाँ पर किया ये गया था कि बोला गया कि बांग्लादेश जो है उसको जो है जितना जल तीस्ता का बहता है उसका 36% हम दे देंगे, 36% उसको दे देंगे, 36% बांग्लादेश को दे देंगे, 39% इंडिया अपने पास रखेगा। मतलब वो इस स्वर्ण इसका संप्रभु अधिकार इस जल पे होगा, इतनी जल राशि पर। और जो रिमेनिंग होगा तो रिमेनिंग कितना होगा, 9 6 15 और 25, मतलब 25% बचेगा। 25% जल जो है अनडिवाइडेड छोड़ दिया जाएगा, दोनों ही राज्य यूज करेंगे। लेकिन उस समय कतिपय कारणों से यह समझौता संपन्न नहीं हो पाया, क्योंकि बांग्लादेश को आपत्ति यह थी कि यदि इस तरह की जल समझौता किया जाएगा तो वह हमारे राष्ट्रीय हितों को क्या होंगे, प्रतिकूल होंगे। तो फिर 2011 में मनमोहन सरकार ने दोबारा एक कोशिश की और एक नया फॉर्मूला निकाला। बोले 42.5% इंडिया, भारत के पास रहेगा जल, 37.5% क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अब रिमेनिंग फिर कितना बचेगा, 20%। ये 20% किसके पास रहेगा, वह होना चाहिए अनडिवाइडेड जल, मतलब कि दोनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन यह दोनों समझौते इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बांग्लादेश इसके लिए तैयार नहीं था। बांग्लादेश ने कहा कि यदि इस तरह से यूज किया जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय हित इससे क्या होंगे, प्रभावित हो रहे हैं, और कोई भी ऐसा समझौता नहीं होगा जो बांग्लादेश की जनता के हितों के ऊपर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने डिमांड किया कि अब यह समझौता नहीं होगा, बल्कि इसके जगह जो है गंगा नदी जो जल समझौता था, जल समझौता, – 1996 इसमें 50-50% का मामला बना था, आधा, कि आधा आप जल रख लीजिए और आधा हम रख लेते। भारत, देखिए दुनिया में कोई भी देश होगा, यदि जल वो अप स्ट्रीम में है, देखिए जल दो तरह से होता है, एक अप स्ट्रीम में, एक डाउन स्ट्रीम में।
यदि जल वहां से प्रवाहित होता हो और वह बह के निचले क्षेत्र में जाता हो, तो जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है जिसके यहाँ से जल की भारी मात्रा जा रही है, उसकी यह कोशिश होती है कि यथासंभव इस जल का क्या कर लें, हम यूज कर लें। भारत कभी भी इस समझौते के लिए, भारत की जो केंद्र सरकार है, कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और बांग्लादेश के जो हमारे लिए महत्व है, चाहे वो रणनीतिक महत्व हो, चाहे आर्थिक महत्व हो, चाहे किसी भी प्रकार का महत्व हो, उसको देखते हुए तैयार होगी। चलो यदि नदी जल का थोड़ा विवाद है तो उसको सॉल्व भी कर दिया जाए, लेकिन जो हमारे अन्य हित है कम से कम वो सधेंगे, लेकिन वहाँ की जो राज्य सरकार है वो तैयार नहीं। ये पूरा मामला समझ में आया? ठीक। हाँ हाँ, सेंट्रल कर सकती है, केंद्र सरकार नहीं करेगी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि वो चाहती है कि राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाए, राज्य सरकार इस समझौते में शामिल हो, ताकि वहां की जनता को लगे कि राज्य की जनता भी उसमें सहमति दी है। केंद्र यदि एक तरफा निर्णय लेता है तो वहां अलगाववादी भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, वहां पर सहकारी संघवाद की दुहाई दी जा सकती है कि केंद्र सरकार एक तरफा निर्णय ले रही। तो आप जो संघवाद की जो बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कौन सा फेडरलिज्म जिसमें कि निर्णय सारे आप अपने हिसाब से ले रहे हैं और राज्य के हित वहां प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार एक आरोप नहीं लेना चाहती है, इस कारण चाहती है कि एक विचार प्रक्रिया, संवाद के माध्यम से राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, विश्वास में लिया जाए, और उस विश्वास के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, उसके शामिल किया जाए। और एक बार सहमति से जो चीज होती है, आप देखेंगे कि दुनिया में दो तरह से कार्य कराए जाते हैं। एक होता है कि हम जिद में काम करा ले, हम बाप हैं और हमें लगता है कि कोई काम है मेरा बेटा गलत कर रहा है और हमें लगता है कि यही काम सही है। यदि हमने उस लड़के को, सही काम है वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने जिद में कराया, तो हो सकता है कि मेरे जिद में वो काम कर ले, अभी कर लेगा, 2 दिन 3 दिन, जब तक हम खड़े हैं कर लेगा, लेकिन जिस दिन वो हटे हम, उस दिन सबसे पहला विद्रोह मेरे खिलाफ करेगा, और सबसे पहला यदि कोई काम नहीं करेगा या घृणा करेगा तो उसी काम से करेगा जिससे मैंने ज़बरदस्ती कराई थी। लेकिन मान लीजिए कि मैंने किसी भी तरह से अपने पुत्र को ये समझा दिया कि देखो यदि ये काम करोगे तो तुम्हारे भविष्य में ये अच्छी बात है, तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, इससे दोनों के संबंध बेहतर रहेंगे, और यदि वो मान लेता कि हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो समझौता होगा अब वह उस व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा हो जाएगा, मतलब उसके प्रति विरोध नहीं, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा। यही केंद्र सरकार चाहती है कि यदि यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यदि अपने कॉन्फिडेंस में लेके काम होती है तो किसी भी तरह के स्मूथली उस समझौते को लागू कराया जा सकता है, क्योंकि राज्य है ना, राज्य को यदि सहयोग मिलेंगे तभी तो पता चल जनता ही विद्रोह करने लगे। क्या करेगी केंद्र सरकार? मान लीजिए ठीक है दबा सकती है, सख्ती से दबा सकती है, लेकिन ऐसे में क्या होती है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, दीर्घावधिपूर्ण नहीं रहती। अब समझौते का महत्व क्या है? देखिए समझौते का महत्व एक बार देखते हैं कि इस समझौते के होने से महत्व क्या क्या होगा। तीस्ता नदी जल विवाद मिटा देना, महत्व दोनों तरफ, सीमा के दोनों तरफ के पॉलिटिक्स के लिए महत्व है। ध्यान रखिएगा 2018 के लास्ट में या शुरू में चुनाव होने वाला बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो चुनाव होता है उसमें एक प्रमुख मुद्दा भारत होता है, क्योंकि शेख हसीना पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की क्या कर रही है, अनदेखी करके कार्य संपन्न कर रही है। तो पहला बात कि यदि दोनों तरफ के राजनीति के लिए महत्वपूर्ण, किस बात की महत्वपूर्ण? पहली बात कि यदि शेख हसीना को पुनः सत्ता में आना है, और ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय हित इसी में है कि शेख हसीना पुनः सत्ता में आए, ताकि हमारे और उनके बीच के रिश्ते लगातार बने रहे, बिगड़े। तो अभी वर्तमान में चीन इस प्रकार से बांग्लादेश में हावी हो रहा है और इतना प्रभावी है कि यदि शेख हसीना की जगह खालिदा जी आती है तो हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। तो ऐसे में पहली बात कि हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है, दूसरी बात कि शेख हसीना वहां सरकार फिर से बना पाए, इसके लिए वो कम से कम शो तो कर पाए कि हम एक समझौता था उसको गरिमापूर्ण और राष्ट्र के हितों के अनुरूप करा के आए हैं, और ये हमारी, यदि हमारी सरकार नहीं होती तो यह भारत कभी भी नहीं करता। यह कहने के लिए अपने चुनाव में मतदाताओं के सामने कुछ तो उनके पास होगा। और तीसरी बात, यदि मोदी जी को देखा जाए तो मोदी जी पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि आप जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपने अपनाया, पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाया, और कोई भी पड़ोसी आज के डेट में आपके साथ सही से काम नहीं कर रहा। तो यदि यह समझौता हो जाता है, शेख हसीना की सरकार वहां बनती है और भारत के हितों को पूर्ति करती है, तो मोदी जी के पास कम से कम ये तो कहने लायक रहेगा कि देखो जब तक हम सत्ता में थे बांग्लादेश के साथ संबंध हमने बेहतर रखा,
पड़ोसी प्रथम की जो नीति थी उसको प्रभावी ढंग से लागू कराएं और जितने भी भारत के राष्ट्रीय हित थे उसको क्या कराएं, पूर्ति कराने में सक्षम है। ठीक है। दूसरा, चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में, चीन को प्रतिसंतुलित करने में ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में चीन का निवेश जो है और हथियारों की जो आपूर्ति है, मतलब जो आर्थिक संबंध बांग्लादेश के हैं और रणनीतिक संबंध है, ये दोनों ही भारत की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। और यदि किसी देश की सैन्य व्यवस्था किसी अन्य देश पर निर्भर हो जाए तो ऐसे में माना जाता है कि उस देश के संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है और वो चाहे तो जब चाहे उसका टैक्टिशियल यूज कर सकता है। चीन वर्तमान में उसी स्थिति में वहाँ पे कि हथियारों का अत्यंत ही बड़ा, सबसे बड़ा लगभग जो है आपूर्ति करता है, वहाँ पर सबसे बड़ा निवेशक है। वर्तमान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको भारत इनकार कर चुका है संप्रभुता का मुद्दा उठाते हुए, उसका सबसे पहले समर्थन करने वाले देशों में से बांग्लादेश था कि हम जो है सिल्क रोड के थ्रू जो है इसको जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में वो सारे मुद्दे जिसके द्वारा बंगाल की खाड़ी में चीनी सेना, चीन की सरकार और चीन की नौसेना का प्रभुत्व बढ़ेगा तो वह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल कदापि नहीं रहेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि कुछ ऐसी रियायतें दी जाएं बांग्लादेश को कि वह जो है चीन को प्रतिसंतुलित ना भी कर पाए तो कम से कम एक तटस्थ चीन को हमारे पड़ोस में रखे, एक प्रभावी चीन को हमारे पड़ोस में ना रखे। मामला समझ में आ रहा? तटस्थ और प्रभावी, अभी प्रभावी है, हम उसको काउंटर बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उतना धन और उतने संसाधन भारत सरकार के पास नहीं है, ठीक है, जितना चीन के पास वर्तमान में और जितना बड़ा उसके पास प्रोजेक्ट है। तो हम कुछ ऐसा करें कि कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करें, उसको तटस्थ बनाए रखें। यही कम से कम भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए। और तीसरी बात, और जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहाँ की सेना है, जो वहाँ के एक्स अधिकारी हैं या अन्य बुद्धिजीवी वर्ग है, वह लगातार भारत पर यह आरोप लगाता है कि भारत जो है एक तरफा लाभ है और शेख हसीना का यूज जो है अपने हितों के लिए कर रहा है। इसलिए वह कहीं ना कहीं चीनी कार्ड को खेलने का प्रयास जो है करते रहते हैं कि चीन की तरफ भारत का झुकाव और बांग्लादेश का झुकाव होना चाहिए। तीसरा बात, यदि यहाँ पर देखा जाए तो भारत विरोधी जो भावनाएं हैं उसको रोकने में यदि तीस्ता जल विवाद होता है तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मैंने अभी बताया कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो या वहाँ पर जमीयत इस्लामी जो है, जो भारत विरोधी गुट ही मानी जाती है, इस्लामी कट्टरपंथ उनमें बहुत ज़्यादा है, वैसे लोगों को क्या किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। क्योंकि वह आरोप सीधे सीधे मतदाताओं के ऊपर लगाते हैं कि शेख हसीना जो है भारत के हितों के अनुकूल कार्य कर रही है, बांग्लादेश के हितों के अनुकूल नहीं। यदि ये समझौता हो जाए तो वैसे दलों को भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के सामने कुछ बोलने की स्थिति में शेख हसीना रहेंगी, यह मामला बनता है। लिखिए, हो गया, ठीक है। और भारत बांग्लादेश का महत्व, अगला इसी प्रश्न का एक भाग है कि भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कीजिए। जब भी समीक्षा की जाएगी तो दो बातें होती हैं, एक तो तनाव के बिंदु कौन कौन से हैं और दूसरा सहयोग के बिंदु कौन कौन से हैं। उन सारे बिंदुओं को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है।